हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सीक्वेंस एंड सीरीज। ये एक टॉपिक रहेगा, क्विक रिवीजन रहेगा। ये उन बच्चों के लिए नहीं है जिनको ए भी नहीं पता सीक्वेंस सीरीज क्या होती है। ये उन लोगों के लिए है जो रिवीजन करना चाहते हो एग्जाम से पहले, एडवांस या फिर मेंस के लिए। ये उनके लिए है। स्टार्ट करते हैं। तो हम देख लेते हैं कौन सा टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं आज। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ने वाले हैं, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन देखने वाले हैं, अर्थमेटिक मीन देखने वाले, जियोमेट्रिक मीन देखने वाले, हार्मोनिक प्रोग्रेशन देखने वाले, फिर हम हार्मोनिक मीन देखेंगे और लास्ट में अर्थमेटिक जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन देखेंगे, एजीपी जिसे आप बोलते हो। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट रहेगा वीडियो का। तो स्टार्ट करते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से। ठीक है। एक सेकेंड। हाँ, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ऐसी सीरीज जिसके दो कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट हो, उस सीरीज को हम बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। देखो, अगर क्वेश्चन में कहीं भी आपको ऐसा दिया हो, मुश्किल क्वेश्चन में होता है बेसिकली ऐसा, कहीं भी आपको जैसे दिया हो कि ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज है, तो आप इस बेसिक डेफिनेशन का यूज कर सकते हो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है। अभी आपको सीरीज में nth टर्म की वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस वन डी, जहाँ पे a आपका होता है फर्स्ट टर्म और d होता है आपका कॉमन डिफरेंस। ठीक है। ये जो कांस्टेंट होता है इसी को हम डी बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। ठीक है। अगर आप इसी फॉर्मूले को रीअरेंज करोगे तो जैसे ब्रैकेट ओपन करोगे आप, तो ये आपको आ जाएगा a प्लस एन डी माइनस डी। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, a माइनस टी जो रहेगा उसको आप b ले लो, और जो d की वैल्यू रहेगी उसको a ले लो। तो टी एन इक्वल्स टू ए एन प्लस बी टाइप का हो सकता है। और ये नोट करना कि ये एक लिनियर है n में। ठीक है। और जिसमें जो a है, कोएफिशिएंट ऑफ n, ए मत समझना, बोलना कि जो कोएफिशिएंट ऑफ n है वो हमेशा कॉमन डिफरेंस के बराबर होगा। ठीक है। अगर कोई भी बड़े बड़े क्वेश्चंस में आपको ऐसा बताया जाता है कि ऐसा दिया रहेगा, इक्वेशन दिया रहेगा nth टर्म का, ठीक है, और उसमें n के साथ कोई एक बड़ी सी इक्वेशन रहेगी जो भी रहेगा, तो आप नोटिस कर सकते हो कि यहाँ पे जो ये प्रॉपर्टी का यूज कर सके कि n का जो कोएफिशिएंट रहेगा उसको आप कॉमन डिफरेंस की इक्वल कर देना उसे b के, तो आपको वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस में आपको अज्यूम करना पड़ेगा। आपको बोला रहेगा थ्री कंसेक्यूटिव टर्म ऑफ सीक्वेंस है, ठीक है, उसका सम ऐसा है, उसका प्रोडक्ट ऐसा है। तो उस केस में आपको तीन टर्म्स को अज्यूम करने पड़ेंगे। वैसे चार टर्म्स के लिए भी आएगा, वैसे पांच टर्म्स के लिए भी आएगा। तो आप अपने हिसाब से कुछ भी वैल्यू तो ले सकते हो, वो जो सीक्वेंस एपी हो, लेकिन ये प्रिफर्ड वैल्यू है, इससे क्वेश्चंस थोड़े इजी बन जाते हैं। तो आप इस प्रिफर्ड वैल्यू को यूज कर सकते हो। तो जैसे थर्ड टर्म के लिए a माइनस डी कोमा ए प्लस डी, जिसमें कॉमन डिफरेंस आपको d मिलेगा और फर्स्ट टर्म आपका रहेगा a माइनस डी। फोर्थ टर्म के लिए है a माइनस थ्री डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस थ्री डी, जिसमें आपका कॉमन डिफरेंस टू डी रहेगा। नोट करना, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस आपका टू डी रहेगा और यहाँ पे फर्स्ट टर्म की वैल्यू आपकी रहेगी a माइनस थ्री डी। फिफ्थ के लिए भी सेम है, ये a माइनस टू डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी एंड ए प्लस टू डी, जिसमें आपका कॉमन डिफरेंस की वैल्यू क्या रहेगी, d के बराबर रहेगी और फर्स्ट टर्म आपका रहेगा a माइनस टू डी। ठीक है। अब नेक्स्ट फॉर्मूला है सम ऑफ एन एपी। किसी भी एपी का अगर सम निकालना है आपको nth टर्म तक, ठीक है, उसका फॉर्मूला होता है एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन डी। उसी को भी फॉर्मूला आप लिख सकते हो, एन बाई टू इंटू ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म। तो आप इसी को देख ले सकते हो, टू ए को आप लिख दो ए प्लस ए, और ए प्लस एन माइनस वन डी हो जाएगा आपका लास्ट टर्म, और ए आपका हो जाएगा फर्स्ट टर्म। तो इसी फॉर्मूले से आप ये चीज को प्रूफ कर सकते हो। फिर आते हैं हम यहाँ पे, ये जो मेन पॉइंट्स है इसको आप देख लो। सबसे पहला है समीशन ऑफ ऑड टर्म्स। समीशन ऑफ ऑड टर्म मतलब वन प्लस थ्री प्लस फाइव, ऐसे nth टर्म तक उनका सम कितना होता है, n स्क्वायर के बराबर होता है। वैसे इवन का टू प्लस फोर प्लस सिक्स ऐसे लेके nth टर्म तक उसका सम होता है n इंटू एन प्लस वन। जैसे हम लोग ने nth टर्म की बात की थी कि उसका जो n के रिस्पेक्ट में क्या होता है, लीनियर इक्वेशन होता है। वैसे ही जो सम होता है वो n के रिस्पेक्ट में एक
क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, ठीक है, पैराबोलिक इक्वेशन होता है, जिसमें जो कॉमन डिफरेंस की वैल्यू रहेगी वो 2 टाइम्स ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ n स्क्वायर के बराबर रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट चीज है कि कॉमन टर्म्स ऑफ एन एपी इज ऑल्सो एन एपी, ऐसा स्टेटमेंट दिया हुआ है, वो हमेशा फॉल्स रहेगा। नोट करना, कॉमन टर्म्स इफ एग्जिस्ट होता तो बात अलग थी। कॉमन टर्म्स ऑफ एन एपी इज ऑल्सो एन एपी, ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स रहेगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे एपी है जिसमें कोई कॉमन टर्म्स मिलेगा ही नहीं आपको। हाँ, अब ये एक और स्टेटमेंट है, देखो, कॉमन टर्म्स ऑफ ए टू एपी, दो एपी दिया हुआ है, इफ दे एग्जिस्ट फॉर्म एन एपी, ठीक है, उसी को कॉमन टर्म्स को आप अलग लिखोगे तो वो भी एक अपने में एपी फॉर्म करेगा, एंड कॉमन डिफरेंस विल बी एलसीएम ऑफ द कॉमन डिफरेंस ऑफ टू एपी। लेट से मैंने मान लिया दो सीक्वेंस है, एक का कॉमन डिफरेंस है 2, दूसरे का कॉमन डिफरेंस है 3, तो मैं क्या करूंगा कि देखूंगा सबसे पहला कौन सा कॉमन टर्म है उनमें। लेट से मुझे कोई कॉमन टर्म मिल गया और मुझे उसका कॉमन डिफरेंस निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं सीधा एलसीएम ले लूंगा 2 और 3 का, 2 और 3 का एलसीएम होता है 6। वैसे ही अगर कोई सीक्वेंस है जिसका 7 है, एक का कॉमन डिफरेंस और दूसरे का 5 है, तो इन दोनों का एलसीएम कितना होता है 35। अगला देखते हैं, अगर n इवन है, n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स इन एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इवन है, तो उस केस में उस एपी के दो मिडल टर्म्स होंगे, एक होगा an/2 और एक होगा an/2 प्लस 1, ठीक है। अगर n ऑड है तब उस केस में आपके पास एक ही मिडल टर्म होगा, जिसकी जो रहेगा an+1/2, ठीक है। हाँ, अभी क्या लिखा है, द सम ऑफ इक्विडिस्टेंट from the beginning and the end is same, sum of equidistance from the beginning and the end is same, मतलब अगर बिगनिंग से आप कोई भी टर्म ले रहे हो और एंड से उसी डिस्टेंस पे आप एक टर्म ले रहे हो, तो उन दोनों का एडिशन हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ये एक प्रॉपर्टी बोल सकते हो आप एबी की, जो बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको काम आ सकते हैं। तो अगला टॉपिक है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है, अगर कोई भी सीरीज के दो कंसेक्यूटिव टर्म का रेशियो आपका कांस्टेंट आ रहा हो थ्रू आउट द सीरीज, तो उस सीरीज को हम बोलेंगे जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो सिंपल है, उसके n टर्म का फॉर्मूला होता है a इंटू आर रेज टू n-1, जहाँ आपका a होता है फर्स्ट टर्म और r होता है आपका कॉमन रेशियो, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हो आप, अगर आप क्या बोलते हैं फर्स्ट टर्म pth टर्म फ्रॉम द फर्स्ट एंड qth टर्म फ्रॉम द फर्स्ट रेशियो लोगे, तो आप देखोगे r रेज टू p माइनस q आ जाएगा, r रेज टू p माइनस q आ जाएगा। नोट करना कि ये इंडिपेंडेंट ऑफ a है, इंडिपेंडेंट ऑफ a मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ फर्स्ट टर्म है, ठीक है। ये पॉइंट है जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए काम आ सकता है। एक और चीज, जैसे कि कोई भी सीरीज है, ठीक है, उसके आप स्टार्टिंग का जो kth टर्म है, लेट से अगर k की वैल्यू मैं 4 ले लूं, तो स्टार्टिंग से लेके जो फोर्थ टर्म रहेगा आपका, उसी को मैं लिख सकता हूं n-k+1, मतलब an-3 फ्रॉम लास्ट, मतलब स्टार्टिंग से kth टर्म और लास्ट से an-k+1 टर्म दोनों सेम रहेंगे। तो आपको अगर बोला क्वेश्चन में दिया हो कि लास्ट से थर्ड टर्म, तो लास्ट से थर्ड टर्म मतलब कि an-k+1 की वैल्यू 3 है, तो आप उससे स्टार्टिंग से वो कितना टर्म है वो आप निकाल सकते हो, ठीक है। जैसे अभी यहाँ पे अगर क्वेश्चन में आपको अज्यूम करना हो 3 टर्म जीपी के, ठीक है, 3 कंसेक्यूटिव टर्म जीपी के, या तो 4 या तो 5, तो आप ये टर्म्स को अज्यूम कर सकते हो। 3 टर्म के लिए आपको अज्यूम करना है a बाय आर, a और a r, जिसमें आपका फर्स्ट टर्म a बाय आर रहेगा और कॉमन रेशियो आपका r के बराबर रहेगा। अगर आपको 4 टर्म अज्यूम करना है जीपी के, तो a बाय आर क्यूब, a बाय आर, a r और a r क्यूब, ये आपके टर्म्स होंगे, और उसमें फर्स्ट टर्म आपका होगा a बाय आर क्यूब और कॉमन रेशियो आपका होगा आर स्क्वायर। नोट करना, कॉमन रेशियो आपका होगा आर स्क्वायर। अगर 5 टर्म अज्यूम करना है आपको, तो a बाय आर स्क्वायर, a बाय आर, a आर, a आर स्क्वायर, ठीक है। ये 5 टर्म अज्यूम करना सॉल्व करने के लिए। तो इसमें फर्स्ट टर्म आपका हो जाएगा a बाय आर स्क्वायर और कॉमन रेशियो आपका होगा a r, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं सम ऑफ ए जीपी। तो उसका फॉर्मूला होता है Sn इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म होल ब्रैकेट में r कॉमन रेशियो की पावर नंबर ऑफ टर्म्स इन दैट सीरीज
-1 होल अपॉन r -1। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है समीशन ऑफ जीपी का। अगर यहाँ पे r की वैल्यू लेस देन 1 है, मॉड r की वैल्यू लेस देन 1 है, और आपकी सीरीज क्या है, इनफाइनाइट तक जा रही है, आपकी सीरीज इनफाइनाइट तक जा रही है, तो आप इस केस में ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो जो दिया हुआ है यहाँ पे, s इंफिनिटी इक्वल्स टू a अपॉन 1 माइनस r। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। जैसे देखो r की वैल्यू लेस देन 1 है और n की वैल्यू इनफाइनाइट जा रही है, तो यहाँ पे लेस देन 1 की पावर इनफाइनाइट करोगे तो ये आपकी वैल्यू कितनी 0 के बराबर आ जाएगी। तो फिर आप इसी को सिंप्लीफाई करोगे तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। अब देखते हैं एक स्पेशल होता है सीरीज। ठीक है, ऐसे टाइप की सीरीज रहेगी आपको s इक्वल्स 2 प्लस 22 प्लस 222। ऐसी इस सीरीज को कैसे सॉल्व करना है ये बताता हूँ। क्या करना, 2 कॉमन ले लेना। 2 कॉमन लेने के बाद यहाँ पे 1 प्लस 11 प्लस 111 ऐसे आ जाएगा। अभी डिवाइड बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 9 करना है, तो 2 बाय 9 9 प्लस 9 9 ऐसे करोगे। फिर 9 को आप लिख सकते हो 10 माइनस 1, 100 माइनस 1, 1000 माइनस 1। तो आप देखोगे कि 10, 100, 1000 ये एक जीपी बनेगा। ठीक है, और -1 नॉर्मली ऐड होते जाएंगे। तो इस तरह से आप इस वैल्यू को सिंप्लीफाई करके निकाल सकते हो। ठीक है, अब पॉइंट्स की बात करते हैं। इफ a b c are in gp then a raised to k b raised to k are also in gp। k की वैल्यू क्या होते हैं, कांस्टेंट है। आगे आता है द प्रोडक्ट ऑफ इक्विडिस्टेंट टर्म फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड इज सेम। ऐसा ही सिमिलर प्रॉपर्टी हमने एपी में देखा था जिसमें सम था इक्विडिस्टेंस ऑफ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग एंड द एंड इज सेम। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंसर्टिंग एन एम। एम मतलब अरिथमेटिक मीन। ठीक है, अगर नॉर्मली अगर क्वेश्चन में आपको बोला है ए और बी दो नंबर है, तो इन दोनों का अरिथमेटिक मीन होगा a प्लस बी बाय 2। ठीक है, दो नंबर का अरिथमेटिक मीन होगा। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चंस बनते हैं जैसे कि आपको दिया है, दो नंबर दे देंगे और आपको बोला रहेगा इसके अंदर ये दो a और b के बीच में आपको n ऐसे नंबर डालने हैं, n ऐसे नंबर डालने हैं जिसके वजह से a और b आपका ab में हो जाए। ठीक है, तो हमें फॉर्मूला पता है लास्ट टर्म का टी एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो यहाँ पे लास्ट टर्म तो हमें पता है बी है, इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म आपका ए है। एन एन होता था नंबर ऑफ टर्म्स, तो नोट करना इस केस में अगर आपने एन इसमें अरिथमेटिक मीन इंसर्ट किए हुए हैं तो नंबर ऑफ टर्म्स में होंगे एन प्लस 2। तो एन प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, तो यहाँ से आपको डी की वैल्यू मिल जाएगी बी माइनस ए अपॉन एन प्लस 1। ये आपका फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रख लेना। अगर आपको ये मिल गया तो a1 की वैल्यू आप लिख सकते हो। a1 की वैल्यू क्या हो जाएगी a प्लस डी, a2 की वैल्यू a प्लस 2d, वैसे an की वैल्यू a प्लस nd आप लिख सकते हो। ठीक है, ये फॉर्मूला, अभी ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है। आपको बोलेगा सम ऑफ द अरिथमेटिक मीन इंसर्टेड, सम ऑफ द अरिथमेटिक मीन इंसर्टेड। तो उस केस में आप क्या करोगे, a1 प्लस a2 प्लस a3 ऐसे दिया हुआ है, तो इसका सम निकालना है आपको। तो कैसे निकालोगे, फॉर्मूला पता है आपको, n/2 ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, याद है ना, पिछले स्लाइड में हमने पढ़ा सम ऑफ एन एपी का क्या होता है फॉर्मूला, फर्स्ट n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो इसमें n/2 फर्स्ट टर्म आपका a1 है और लास्ट टर्म आपका an है। और एपी का एक और प्रॉपर्टी होता है, याद रखना, कि इक्विडिस्टेंस टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग एंड द लास्ट का सम सेम होता है। तो a1 प्लस an को मैं लिख सकता हूँ a प्लस b भी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो दो फॉर्मूले आपके हो गए। वैसे ही सिमिलरली आपका आता है इंसर्टिंग एन जीएम, ज्योमेट्रिक मीन। अगर आपको दो नंबर का ज्योमेट्रिक मीन पूछा हो तो उसका वैल्यू होता है सीधा अंडर रूट ऑफ ए बी। ठीक है, लेकिन अगर आपको ऐसा पूछा हो, बोला हो कि ए और बी दो नंबर है और उनके बीच में मुझे एन ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करने हैं जिसके वजह से ये दो नंबर है वो जीपी में कन्वर्ट हो जाए, ये जो सीरीज है जीपी में कन्वर्ट हो जाए। तो वैसे ही लास्ट टर्म का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, ए टी एन इक्वल्स टू ए आर रेज टू एन माइनस 1। तो इसमें लास्ट टर्म आपका p है
इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म ए है आर रेज टू एन प्लस टू, एन होता है नंबर ऑफ टर्म, और इस केस में भी नंबर ऑफ टर्म्स टू है, एन प्लस टू है, तो एन प्लस टू माइनस वन। तो यहाँ से आपको आर की वैल्यू मिल जाएगी पी बाय ए की पावर वन अपॉन एन प्लस वन। नोट करना, ठीक है। तो आपको कॉमन रेशियो की वैल्यू मिल गई। सिमिलरली आप G1 की वैल्यू निकाल सकते हो। G1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, A इंटू आर, ठीक है, आर मिला है। G2 की वैल्यू ए आर स्क्वायर, Gn की वैल्यू ए आर रेज टू एन। ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इससे भी क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते जाते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ एन जी एम इज, जो आपने एन जी एम यहाँ पे इंसर्ट किए हैं उनका प्रोडक्ट पूछा है, तो उनका प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है ए बी मल्टीप्लीकेशन ऑफ दोस टू फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म, जो नंबर के बीच में आपने इंसर्ट किए हुए हैं एन जी एम की पावर एन बाय टू। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। फॉर इवन एंड ऑड नंबर, n की वैल्यू चाहे इवन हो या ऑड हो, फॉर्मूला विल बी सेम। ठीक है, फॉर्मूला विल बी सेम। इसका रीजन आपको आप सॉल्व करके देख सकते हो। आप अज्यूम कर लो, ए और बी को नंबर अज्यूम कर लो, आपको बोलो इसमें 3 नंबर डालने हैं और 4 नंबर डालने हैं, 4 जीएम इंसर्ट करने हैं या 3 जीएम। आप देखोगे आपको क्या बोलते हैं, ये पावर आराम से यहाँ पे क्या बोलते हैं सॉल्व हो सकता है। ठीक है, आपको लग रहा है फ्रैक्शन में जाएगा, पर फ्रैक्शन में नहीं जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। इवन और ऑड फॉर्म करके आप क्या बोलते हैं, इवन और ऑड के लिए, नंबर ऑफ टर्म्स के लिए ये फॉर्मूला विल बी वैलिड। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं। तो अभी हम नया टॉपिक देखेंगे, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या होता है, ऐसी सीरीज जिसके टर्म्स को अगर आप रेसिप्रोकल कर दो तो वो सीरीज एपी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो उस सीरीज, प्रीवियस सीरीज को हम बोलेंगे वो हार्मोनिक प्रोग्रेशन है। ठीक है, और सबसे इजीएस्ट मेथड होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन को सॉल्व करने का कि आप उसको सिंपली एपी में कन्वर्ट करके सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो आपको एपी के फॉर्मूले सारे याद है, तो एचपी के फॉर्मूले याद करने की आपको जरूरत ही नहीं है। सीधा उसको एपी में कन्वर्ट करो, सॉल्व कर लो और वापस बाद में क्या बोलते हैं रेसिप्रोकल ले लो ताकि वो एचपी में आ जाए, फिर आपका आंसर रेडी है। ठीक है, तो वही है कि टू सॉल्व हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्वेश्चंस जस्ट कन्वर्ट देम इन एपी एंड टेक रेसिप्रोकल लेटर। ठीक है, थर्ड पॉइंट है कि वी कैन नॉट फाइंड आउट एचपी सीरीज सम आएगा, आप हार्मोनिक प्रोग्रेशन का सम नहीं निकाल सकते कोई फॉर्मूला के यूज करके। ठीक है, ये पॉइंट है, ऐसे बता दिया मैंने कि कभी कभी दिया होता क्वेश्चन में कि एचपी सीरीज दिया रहेगा और बोलेगा इसका सम निकालो, तो आप ये दिमाग में तो ये रख के चलोगे कि एचपी सीरीज कोई फॉर्मूला से निकल नहीं सकता, तो इसलिए कोई तो क्वेश्चन में ट्विस्ट होगा जो आपको ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, हाँ, अब बात करते हैं हम हार्मोनिक मीन की। जैसे हम लोग ने अर्थमेटिक मीन पढ़ा, ज्योमेट्रिक मीन पढ़ा, वैसे ही हम पढ़ेंगे हार्मोनिक मीन। ठीक है, बिटवीन टू नंबर्स। तो लेट्स से ए और बी ऐसे नंबर है। ठीक है, और हमें पूछा है, बोला है कि इसके अंदर एन हार्मोनिक मीन इंसर्ट करो जिसके वजह से ये सीरीज क्या आ जाए, एचपी में आ जाए। अभी मैंने यही बोला है सेकंड पॉइंट में कि एचपी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एपी में कन्वर्ट कर दो सीधा। तो वन बाय ए को मैंने वन बाय ए लिख दिया। ठीक है, रेसिप्रोकल कर दिया। h1 को मैंने 1/h1 लिख लिया और 1/h1 को मैंने a1 बोल दिया। a1 इक्वल्स टू 1/h1, वैसे a2 इक्वल्स टू 1/h2, an इक्वल्स टू 1/hn, और b को भी मैंने रेसिप्रोकल कर दिया, वो हो गया 1/b। अब ये एचपी के प्रॉपर्टी के हिसाब से ये आपका सीरीज एपी में होगा। अब अभी प्रीवियस स्लाइड में हमने पढ़ा है कि एपी के कॉमन डिफरेंस का कैसे वैल्यू निकालना है, तो क्या फॉर्मूला है, तो लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय n प्लस वन, 1/b माइनस 1/a अपॉन n प्लस वन। तो ये आपका एपी का कॉमन डिफरेंस आया, नोट करना, ये आपका एपी का कॉमन डिफरेंस आया। तो a1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/a प्लस d। वैसे सिमिलरली an की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/a प्लस nd। लेकिन h1 की वैल्यू नहीं मिली, h1 की वैल्यू क्या रहेगी आपका 1/a1। तो आपको लास्ट में रेसिप्रोकल करना भूलना मत, वरना आपका क्वेश्चन इतना मेहनत करोगे और आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, नेगेटिव मार्किंग मिल जाएगी, मतलब नहीं रहेगा आपका। ठीक है, तो ये आप
इतना पॉइंट ध्यान में रखो। तो लास्ट में ये पॉइंट भी ध्यान रखना कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन में आप जब कन्वर्ट कर रहे हो उसको एपी में, तो आप ध्यान दें कि लास्ट में वापस उसको एचपी में कन्वर्ट करते। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट आते हैं। तो आज का लास्ट टॉपिक है, वो है अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, एजीपी जिसको आप बोलते हो। इस केस में क्या होता है कि आपको कोई एक सीक्वेंस दिया रहेगा, सीरीज दी रहेगी, उसमें आप ध्यान से देखोगे तो आपका एपी भी चलता रहेगा, साथ साथ जीपी भी चलता रहेगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने एक लिया हुआ है सीरीज, जैसे कि 1+2/2 +3/2² +4/2³ आप ध्यान से देखोगे तो न्यूमरेटर में आपका एपी चल रहा है और आपका डिनोमिनेटर में जीपी चल रहा है। या तो न्यूमरेटर में एपी चल रहा है, मल्टीप्लीकेशन में जीपी चल रहा है, मल्टीप्लीकेशन में भी चल रहा है। यहाँ पे आप इसको ऐसे भी सोच सकते हो, 2 × 1/2 +3 × 1/2 का स्क्वायर +4 × 1/2 का होल क्यूब। तो यहाँ पे दो केस आ रहे हैं जीपी के, कि आपका डिनोमिनेटर में भी जीपी चल रहा है या तो आपका मल्टीप्लीकेशन में जीपी चल रहा है। तो आप अगर दोनों केस को अलग अलग करके सॉल्व करोगे ना, तो आपको सेम आंसर मिलने वाला है। ठीक है, आपको सेम आंसर मिलने वाला है। तो इस वाले क्वेश्चन में हमने डिनोमिनेटर में जीपी चल रहा है ऐसा अज्यूम किया हुआ है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले स्टेप सेम, सारे एजीपी प्रोग्रेशन का स्टेप सेम है, आपको सब ऐसे ही सॉल्व करना है। इस स्टेप्स को आप रट लो, मालूम पड़ना 3 स्टेप है, रट लो। हर एजीपी के क्वेश्चन को आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। तो क्या करना है, सबसे पहले आपको उस सीरीज का क्या बोलते हैं nth टर्म लिख लेना है। nth टर्म लिखने के बाद आपको सीरीज को वापस लिख लेना है nth टर्म के साथ, और उसको इक्वेशन 1 नाम दे देंगे। ठीक है, सेकंड से आपको डिवाइड कर देना है, इक्वेशन 1 को डिवाइड करना है जीपी के रेशियो से। जीपी का जो रेशियो रहेगा, कॉमन रेशियो रहेगा, उससे आपको डिवाइड करना है। मेरे वाले केस में, ये वाले केस में हमने माना है कि डिनोमिनेटर में जीपी चल रहा है, मतलब 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब। तो इस केस में कॉमन रेशियो आपका 2 हुआ, तो मैं इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड करूंगा। लेकिन अगर आपने माना होगा कि मल्टीप्लीकेशन में जीपी चल रहा है, 1/2 1/2 स्क्वायर 1/2 क्यूब, तो उस आपके केस में 1/2 आपका कॉमन रेशियो हुआ, तो आपको s को डिवाइड करना रहेगा 1/2, जो ऊपर जाकर 2s बन जाएगा। आप दोनों मेथड लो, दोनों से सॉल्व करो, आपको सेम आंसर आने वाला है। आप ट्राई कर लेना, ये वाला क्वेश्चन देखने के बाद आप ट्राई करना उसको वैसे दूसरे वाले मेथड से सॉल्व करने के लिए, मतलब आप कॉमन रेशियो अलग लेके सॉल्व करने के लिए। तो सेकंड स्टेप क्या है, आपको जो इक्वेशन 1 है उसको डिवाइड करना है जीपी के रेशियो से। तो s को मैंने डिवाइड कर लिया 2 से, तो आ जाएगा 1/2 +2/2 का स्क्वायर +3/2 का क्यूब, ये आ गया इक्वेशन 2। अब क्या करना है, इक्वेशन 2 को माइनस कर देना है इक्वेशन 1 से। तो 2 - 1 s-s/2। आप सॉल्व करोगे तो देखो 1 2/2 - 1/2 कितना हुआ, 1/2। 3/2 स्क्वायर -2/2 स्क्वायर कितना हुआ, 1/2 स्क्वायर। 4/2 क्यूब -3/2 क्यूब आ जाएगा 1/2 क्यूब। ऐसे से चलता रहेगा, और यहाँ पे एक टर्म होगा n-1/2n-2। वैसे सॉल्व करोगे, लेकिन लास्ट में आप ध्यान से देखना, यहाँ पे है n/2n-1, और इसका जो प्रीवियस टर्म रहेगा वो होगा n-1/2n-1। दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आ जाएगा 1/2n-1, और लास्ट में -n/2n। ठीक है, आप सॉल्व कर सकते हो। फिर आप यहाँ से देखोगे सब्ट्रैक्ट करने के बाद कि आपका ये जीपी बन जाएगा, आपका एक जीपी बन जाएगा यहाँ पे। ये तो s/2 आ जाएगा, ये आपका जीपी बन गया। जीपी सॉल्व करने आता है, हमें पढ़ा है हम लोग ने। ठीक है, तो जीपी सॉल्व करने के बाद आप s की वैल्यू आराम से निकाल सकते हो, इजीली निकाल सकते हो। तो यही मेथड है आपको एजीपी प्रोग्रेशन सॉल्व करने का। इजी मेथड है, 3 स्टेप ही है, खाली जो सेकंड स्टेप है उसका ध्यान देना आपको कि रेशियो को डिवाइड करना रहता है जीपी से, चाहे वो जीपी कैसी भी चल रही हो। ठीक है, तो उसके रेशियो से आप डिवाइड कर दोगे तो आपको आंसर आ जाएगा। तो दीज आर द स्टेप टू सॉल्व एजीपी टाइप सीक्वेंस। ओके, थैंक यू।